जो एक विवाह की धारणा है या फिर पत्नी बहुविवाह, जिन समाजों में बहुविवाह की धारणा है उनमें आमतौर पर पत्नियां एक से ज्यादा होती हैं या पति एक से ज्यादा होते हैं? पति एक से ज्यादा केवल एक हमें उदाहरण मिलता है, द्रौपदी वाला, और वो भी पांडवों की माता जी ने थोड़ा सा बिना सोचे विचारे बोल दिया था। पांडव इतने बड़े मूढ़ थे कि इतना भी नहीं समझ पाए कि भाई मां से मिस्टेक हो गई तो मिलकर सुधार लेते हैं। आप सोच के देखिए ना यार, सोच के देखिए। मां देखो क्या लाए हैं, जो भी लाए हो पांचों बांट लो, और पांडवों ने पत्नी को बांट लिया। मतलब माता पिता की बात माननी चाहिए, अच्छी बात है, पर इतना गधा होने की जरूरत है उसके लिए? जैसे हमारे माता पिता ही हैं, अगर हम गलती से ऐसा कह दे कि माँ देखो क्या लाए हैं, और माँ कहेगी बेटा बांट लो सब लोग, और आप कहें कि मैं तो आपकी बहू लाया हूं या आपका दामाद लाई हूं, खाली बहू लेके जाते, दामाद नहीं लेके जाते? वो भी तो लेके जाएंगे कभी ना कभी। और माँ बिना देखे कहेगी बेटा जो कुछ भी लाए हो पूरे मोहल्ले में बांट लो, और बेटे के क्या बोलती हूँ माँ, मैं दामाद लाई हूं आपका मिलवाने के लिए आपसे। तो इसके बाद माँ क्या कहेगी उसके बाद? कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मेरा भाव ये नहीं था, मुझे लगा तुम प्रसाद लाई होगी, मंगलवार है, हर मंगलवार को लाती हो तो मुझे लगा प्रसाद लाई होगी। तो माँ सुधार लेगी ना गलती को, बेटी भी सुधार लेगी। इतने मूर्ख हमारे समाज में हुए अतीत में, उन मूर्खों ने पत्नी को बांट लिया। हालांकि इसके पीछे ज्योग्राफिकल क्लाइमेट के रीजंस कुछ रहे होंगे, ज्योग्राफी ऐसा इन चीजों की व्याख्या करती है। दुनिया भर में आमतौर पर जब भी पॉलीगैमी की ओर बढ़ते हैं, पॉलीगैमी नहीं बहुविवाह की ओर बढ़ते हैं, तो पॉलीगैमी आमतौर पर पत्नियों की पॉलीगैमी होती है, जिसको पॉलीगिनी शायद बोलते हैं। पति एक से ज्यादा हो ये दुनिया भर में रेयर अगर हो तो हो, अन्यथा कहीं नहीं है। जैसे भारत है, इंडिया में, मतलब आप खस की बात कर रहे होंगे ना? नहीं, मैं बता रहा हूं कहां पर है। देहरादून में खस एक ट्राइब है, उस ट्राइब में होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये दुनिया भर में इतना रेयर है, इतना रेयर है कि अगर आप दोनों को साथ साथ रख देंगे तो 99 और 1 का अनुपात बनेगा। इंडिया में ही है। अगर आप कभी देहरादून के पास जाएं तो एक इलाका है जौनसार बाबर परगना, वहां खस एक प्रजाति है, जनजाति है, खस ट्राइब है। उसमें आज तक ये सिस्टम चल रहा है कि जितने भाई होंगे उन सबकी एक ही पत्नी होगी। उसकी वजह ज्योग्राफिकल है, उसकी वजह कृषि भूमि का कम होना है। तो कुछ और भी ट्राइब्स में है, पुरुषत्वप्रेमी एक ट्रेडिशन होता है, जिसका मतलब जैसे 3 भाई हैं उनकी एक ही पत्नी है। बच्चा किसका ये कैसे तय हो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो होगी नहीं हर जगह। तो क्रम से जो पहला बच्चा होगा सबसे बड़े भाई का मान लिया जाएगा, दूसरा नंबर 2 वाले का मान लेंगे, इस तरह से वो मान के चलते हैं। असल में बच्चा किस माँ का है ये तो फिक्स है, किस बाप का है ये फिक्स है नहीं, और इसीलिए फिर दिक्कत रहती है। मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। माँ एक तथ्य है, पिता एक विश्वास है। एक कहावत है, ये कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है, और अफ्रीकन कहावत और खतरनाक है, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। तो दुनिया भरोसे पे चलती है, तो उस भरोसे पे ही चीजें चलती हैं, ठीक भी है। तो मार्क्सवाद ये मानता है कि इन दोनों सिस्टम से क्या होता है। देखिए, सारा खेल है संपत्ति का। मार्क्सवाद के हिसाब से सारा खेल संपत्ति का है। एक आदमी ने जिंदगी भर खूब मेहनत करके संपत्ति कमाई, ठीक है। अब मरते समय आदमी चाहता है कि वो संपत्ति अपने पुत्र को दे। पुत्र को क्यों दे? क्योंकि पुत्री चली जाएगी किसी और घर में, तो संपत्ति वहां क्यों जाए मेरी? तो पुत्री को थोड़ा बहुत दहेज वहेज देकर टरका देते हैं, लेकिन संपत्ति पुत्र को मिले। ये इच्छा हर समाज में, हर पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों की है। तो उसकी संपत्ति की अधिकारिणी उसकी पत्नी भी नहीं है, उसकी बेटी भी नहीं है, उसकी मां भी नहीं है। संपत्ति पुत्र को मिलेगी। पुत्र को संपत्ति देने में सबसे बड़ा खतरा ये है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कैसे तय हो कि जिस बच्चे को मैं अपना पुत्र मान के संपत्ति दे रहा हूं वो मेरा ही पुत्र है। ये कैसे तय हो? तो आसान बात तो नहीं है ना।
अब तो आप कर लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके पहले क्या करते थे लोग? चेहरा मिलाते थे, और चेहरे का भरोसा नहीं होता। 3-4 पीढ़ी पहले बार ऐसे मिल गया, और जैसे बोलते हैं ना, बच्चा दादाजी पे गया है, परदादाजी पे गया है, नाना पे गया है, नानी पे गया है, ये वेरिएशंस कुछ और भी हो सकते हैं, और उसमें लोग बिना बात के संदेह करें, इसी क्या जरूरत है? तो क्या तरीका था? एक ही तरीका था कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये स्त्री जीवन भर किसी और पुरुष के संपर्क में आ ही ना सके, और यदि इस बात की गारंटी है कि ये स्त्री जीवन भर किसी और पुरुष के संपर्क में आएगी ही नहीं, तो इस स्त्री के गर्भ से पैदा होने वाली संतान इस पुरुष की ही होगी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी, विवाद रहित पितृत्व की धारणा या निर्विवाद पितृत्व की धारणा। विवाह व्यवस्था सिर्फ इसलिए पैदा हुई ताकि पुरुषों को अपने संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी मिलने शुरू हो जाए, वरना तो भरोसा था नहीं। अब मान लीजिए एक पुरुष की 3 पत्नियां हैं, और तीनों को किसी और पुरुष से मिलने का जीवन भर संयोग नहीं है, संभावना नहीं है, स्वाधीनता नहीं है, तो इन सबसे जो बच्चे पैदा होंगे इस पुरुष के ही होंगे, कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि पुरुष हैं 3 और इन सबकी पत्नी है 1, अब यह तय नहीं हो सकता कि इनमें से कौन उस बच्चे का पिता है। मां तो तय है, पिता कैसे तय होगा? विवाह व्यवस्था अपने आप में ना दैवीय व्यवस्था है, ना शाश्वत व्यवस्था है। फ्रेडरिक एंजल्स के हिसाब से विवाह व्यवस्था इसलिए शुरू हुई ताकि हम संपत्तियों के वैध उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके। स्पष्ट हो गया? अब इस कंसेप्ट में क्या लग रहा है कि पत्नी की भूमिका बहुत स्वाधीन व्यक्ति की है, या केवल संपत्ति के उत्तराधिकारी को पैदा करने वाली मशीन की भूमिका है? उतनी भूमिका है। तुम चुपचाप मेरा संपत्ति का उत्तराधिकारी पैदा करो, उसको पाल पोस के बड़ा करके मुझे सौंप दो, बस यही काम है। इसलिए दुनिया भर के अधिकांश समाजों में महिलाएं चूल्हा चौका ही करती हैं, घर के बाहर के अधिकार कम मिलते हैं उनको। यही सब कहानियां पीछे हैं, और यही बात आपको इस उपन्यास में थोड़ी बहुत